प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा जी, चेयरमैन CACP, प्रोफेसर A.K. शुक्ला जी, वाइस चांसलर, डॉक्टर संजीव गुप्ता, ADG ICAR, डॉक्टर डेविस जैन, चेयरमैन सोफा, मिस्टर नरेश गोयनका, डिप्यूटी चेयरमैन सोफा, मिस्टर गिरीश मतलानी, ऑनररी सेक्रेटरी, मिस्टर राहुल मुथा, मिस्टर DN पाठक और सभी सम्माननीय अतिथिगण। सबसे पहले मैं आपकी इस 7th इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव 2024 को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का टारगेट हमने सामने रखा है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हमको बनानी है तो हमको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना पूरा करना है, उसके लिए आवश्यक ये है कि हमें हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। जहां तक हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि जिसमें विशेष रूप से एडिबल ऑयल के क्षेत्र में 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो एनुअली और उससे ज़्यादा भी हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंड है। ज़्यादातर मलेशिया से जो पाम ऑयल आता है उसके कारण उसकी जो कीमत है वो देखते हुए हमारे देश की सॉल्वेंट प्लांट्स और उसके साथ साथ सोयाबीन के रेट में किसानों को जो मिलना चाहिए वो मिलने में अड़चन आती है। एक तरफ अगर हम लोग इस प्रकार से अगर ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर को तेल के भाव ज़्यादा देने पड़ते हैं। स्वाभाविक इस बीच के इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और इंडस्ट्री भी इस बार बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी एक है कि ऑयल इंपोर्ट कम करते समय विशेष रूप से सोयाबीन में हमारी जो सोयाबीन केक होती है उसका कीमत वर्ल्ड मार्केट में क्या है, एक्सपोर्ट कीमत क्या है, इसके आधार पर कभी कभी सिचुएशन डिपेंड करती है। हमारे देश में काफ़ी संशोधन होने के बाद में भी अभी तक सोयाबीन केक को हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जबकि 49% उसमें प्रोटीन है। बीच में एक विचार प्रवाह था, उसमें भी लोग कोशिश कर रहे हैं, वो यानी अमेरिका में और कुछ विदेशी देशों में वेज चिकन और वेज मटन बड़े प्रमाण पर उपयोग में आ रहा है, जिसमें चने की पाउडर के साथ सोयाबीन केक भी यूज़ होती है। अगर हमारे देश में ही वैल्यू एडिशन हुआ और हमें सोयाबीन केक का भाव अगर 75 रुपीज़ पर केजी तक मिलता है तो फिर ऑयल और केक की कीमत एक करके कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ किसानों को भी मिलेगा और इंडस्ट्री में भी इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। वैसे प्रोटीन के बारे में भी बहुत रिसर्च चल रहा है और अलग से प्रोटीन निकालकर प्रोटीन के अलग अलग चीज़ों को बनाकर वो भी हम आम आदमी तक देने में, क्योंकि प्रोटीन की कमी ये भी हमारी हेल्थ सेक्टर की बहुत बड़ी समस्या है। दोनों में अध्ययन भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, पर स्वाभाविक रूप से अभी की परिस्थिति में हमारा जो एक्सपोर्ट है सोयाबीन केक का, उसमें भी फ्लक्चुएशन काफ़ी बड़े प्रमाण पर है। जहाँ तक सोयाबीन ऑयल है, उसके साथ हमारे देश में अभी ऑयल मिशन की भी शुरुआत हुई है और हमारी और एक बड़ी समस्या है जिसके कारण किसानों को क्या सोयाबीन लगाना भूलता नहीं है, वो है पर एकड़ उसका प्रोडक्शन। अभी अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, ब्राज़ील में करीब 26 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 27-28 क्विंटल होता है और हिंदुस्तान का एवरेज 5-6 पे लटका हुआ है। मुझे पिछले साल में 11 क्विंटल सोयाबीन एकड़ में हुआ। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक मैन्युअल तैयार होता है, प्रेस मड और पेंट वॉश, उसमें ऑर्गेनिक कल्चर ऐड करके उसका यूज़ करने के कारण इस बार वो थोड़ा प्रोडक्शन हमारा बढ़ा।
सोयाबीन के सीड के बारे में भी काफी बड़े प्रमाण पर सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है कि हम अच्छे क्वालिटी का सीड तैयार करें। हमारी दिक्कत यह है कि मक्के में जिस प्रकार से काफी चेंजेस हुआ सीड में, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मक्के के लिए ऐसा हुआ कि जब हमारे देश में हमने इथेनॉल मक्के से बनाने की शुरुआत की, तब मक्के की प्राइस एमएसपी से भी मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल तक आई थी। और स्वाभाविक रूप से जब इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 2800 रुपये क्विंटल तक गई। मुझे लगता है कि अब मक्के का क्षेत्र बढ़ने के कारण बढ़ेगा इस साल काफी, जिसके कारण मक्के का भाव 1800 से 2000 तक स्टेबलाइज होगा। यानी एक तरफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके आधार पर भी हमें सोचना होगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़े प्रमाण पर सोयाबीन किसान लगाते हैं, पर प्रोडक्टिविटी में मार खाते हैं। ये स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर में जब तक सोयाबीन का प्रोडक्शन कम से कम 15 क्विंटल तक नहीं जाएगा, तब तक किसानों को उसमें इकोनॉमी में उसमें फायदा उतना नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण किसान सोयाबीन लगाएंगे। सोयाबीन का एकरेज बढ़ाना होगा तो स्वाभाविक रूप से पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और उसका एक्सपेंडिचर कम करना होगा। काफी बड़े प्रमाण पर फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स की कीमतें बढ़ रही है, सीड की भी कीमत बढ़ रही है। एक बात जरूर है कि हमारे देश में जीएम सीड के बारे में काफी विवाद है और हमारे यहाँ तेल जो आयात होता है वो जीएम सीड का है, पर हमारे देश में इसका यहाँ उपयोग करने में काफी बड़े कारण में अभी आम सहमति बनने में बहुत मुश्किलें हैं। ऐसे स्थिति में इस इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, पर एकड़ एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, अच्छे उत्पादन वाले सीड को सिलेक्ट करना और उसके साथ वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें निश्चित रूप से ये जो केक है इसके बारे में प्रोसेसिंग करके उसके बारे में हम कुछ किस प्रकार से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश करना। मुझे पता नहीं है कि अभी केक का भाव क्या है, पर जब तक 70-75 रुपए तक नहीं मिल पाएगा तब तक किसानों को भी हम रिजनेबल प्राइस जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है। देश की आयात को कम करना हम सबका निर्धार है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कपास की खेती होती है, उसमें सरकी से तेल निकलता है। अभी इरिगेशन बड़े प्रमाण पर बढ़ रहा है तो राइस भी बढ़ रहा है, तो राइस ब्रांड तेल का भी चलन बड़े प्रमाण पे हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरसों का भी कुछ क्षेत्र में विशिष्ट अच्छा उत्पादन होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में पाम ऑयल की भी लगाकर उसमें भी अच्छा काम किया है। ये सब इसमें कुछ भी होकर एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना, एकरेज को बढ़ाना और हमारे देश में जितना एडिबल ऑयल लगेगा उतना एडिबल ऑयल हमारे देश में निर्माण करने की कोशिश करना, ये हमारी इस इंडस्ट्री के लिए अति आवश्यक है। अगर किसान सोयाबीन या कोई भी जो तेल बिया है उसके बारे में अगर लगाएगा नहीं और लगाने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो आपके सॉल्वेंट प्लांट के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और एक तरफ जो पाम ऑयल है वो वर्ल्ड में इंडोनेशिया और मलेशिया से जो आता है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट और उसके कारण उसका रेट ये बाकी ऑयल सीड के साथ जब उसका कंपैरिजन होता है रिफाइंड ऑयल के साथ तो नेचुरली वो दिक्कत है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी की समस्या आती है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और आगे बढ़े, किसानों को भी इसका प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर कॉस्ट पर एकड़ कम करके उसका भी फायदा हो और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल सीड के कारण प्लांट की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करें। प्लांट की कैपेसिटी के बारे में भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नए प्लांट कोई शुरू करते होंगे तो उनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लांट की फुल कैपेसिटी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। इसका कारण है बेसिक इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार 4 बातों को अक्सर याद रखता हूं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये पूरी कहानी यही है कि रॉ मटेरियल तभी अवेलेबल होगा
जब उसको अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत मिलने में प्रॉफिटेबिलिटी उसी समय किसानों को मिलेगी जब एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ प्रोडक्टिविटी। और स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में इसका दिन ब दिन तेल के बारे में आज हमारे पास काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, पर अब दुर्भाग्य है कि हम इंपोर्ट पर हमको ज़्यादातर डिपेंड होना पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से आप सब लोग इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना, सरकार की नीतियों के बारे में सरकार के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना, बार बार आप सबके तरफ से इन सब बातों का फॉलोअप होता है। मुझे विश्वास है कि किसानों के हित में सामने रखकर और जो सॉल्वेंट प्लांट वाले जो है उनको भी 2 पैसे मिलने चाहिए, इसके आधार पर एक सही नीति के आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, हमारे तेल का इंपोर्ट कम करने के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट तेल पर बनना, ये हमारे लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सबके, सरकार के और आपके मिले-जुले प्रयास इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार ने ऑयल मिशन का भी काम किया है और सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सीड में डेवलपमेंट करने के लिए विशेष रूप से एक भूमिका रख के पॉलिसी भी बनाई है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रोडक्टिविटी एल्ड वाली जातियों को संशोधन करे। और इन सब प्रयासों से हम कुछ न कुछ आगे जाएंगे। और सीड अच्छा करने में एग्रीकल्चर विभाग भी लगातार कोशिश कर रहा है। ऑयल मिशन के इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तम क्वालिटी का सीड तैयार करने में कोशिशें हो रही है। हमारी प्राइवेट एग्रीकल्चर सीड कंपनी भी इसकी कोशिशें कर रही है, पर अभी तक प्रोडक्टिविटी में हमें और जितना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ है। सीड में सुधार होगा, वैसे पर एकड़ टेक्निक जो है कि किस प्रकार से हम फर्टिलाइजर को यूज करें, किस प्रकार से हमारे नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसमें प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, और इसका हार्वेस्टिंग के बारे में भी अभी काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है। इन सब का उपयोग करके आने वाले समय में हमें इस इंडस्ट्री को ताकतवान बनाना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अभी बड़े प्रमाण पर जो इंपोर्ट हमारे देश में एडिबल ऑयल का जब बंद होगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, वही दिन हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और निश्चित रूप से एक मिशन के रूप में उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश हम सब लोग मिलकर जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सोपा को। आपके सतत मार्गदर्शन से और मोटिवेशन से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम तत्पर हैं और भारत को खाद्य तेल व प्रोटीन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर प्रयासरत रहेंगे और इस पर एक्शन करेंगे। आप हमारे को लगातार इसी तरीके से मोटिवेट करें और मार्गदर्शन करें, यही आप हमारी कामना है। आपका वापस हमारे पर आकर हमें देने के लिए हम आपसे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मैं बोलूं, हेलो, हाफ एन आवर ब्रेक।